फ्यूचर की टाइमलाइन में फॉसिल फ्यूल और पुराने न्यूक्लियर प्लांट ने धरती को इतना ज्यादा जहरीला कर दिया कि लोग बिना सेफ्टी सूट के बाहर निकलते ही मारे जाते थे। लेकिन 2018 में ऑक्सीलिसन कंपनी ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ट्राई फ्यूजन रिएक्टर के रूप में निकाला, जो कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो कि न केवल लोगों को अनलिमिटेड एनर्जी बनाकर दे रही थी, बल्कि धीरे धीरे अर्थ की एनवायरनमेंट को साफ भी कर रही थी, जिससे सिर्फ कुछ ही सालों में 2025 तक ट्राई फ्यूजन रिएक्टर ने पूरी तरह से फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री को टेक ओवर कर लिया और पूरी दुनिया में एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए शहरों से दूर बड़े बड़े ट्राई फ्यूजन रिएक्टर के प्लांट बना दिए गए। ऑक्सीलिसन कंपनी की ही एक फैसिलिटी में एबी डिक्सन नाम की एक औरत काम करा करती थी, जिसकी आंख अपने अलार्म की वजह से खुलती है और अलार्म को बंद करने के तुरंत बाद ही वो डेविड नाम के एक बंदे को कॉल करती है। पर क्रिसमस वाले दिन काम पर से फोन आ जाने की वजह से डेविड थोड़ा सा चिढ़ गया था, लेकिन एबी उसको गिब्सन नॉर्थ डेजर्ट में मौजूद ऑक्सीलिसन की एक पावर प्लांट के बारे में बताती है, जिसमें अचानक से पावर कट हो गया था और ये कोई सीरियस प्रॉब्लम हो सकती थी। और क्योंकि वो पावर प्लांट साउथर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा पावर प्लांट था जो कि न्यूक्लियर और साथ ही इन्वायरमेंटल वेस्ट को क्लीन करा करता था, इसीलिए एबी को भी काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी। पर क्योंकि डेविड अभी वहां पर जाकर चेक करने से मना कर देता है, तो एबी उससे एक ट्राइकॉप्टर का इंतजाम करने को कहती है ताकि वो खुद वहां पर जाकर आ रही गड़बड़ को देख सके। और डेविड ने भी उसके लिए ट्राइकॉप्टर का इंतजाम कर दिया था, लेकिन रास्ते में जाते हुए ट्राइकॉप्टर का पायलट एबी को वहां पर जाने से मना करता है, क्योंकि पहली बात तो वो जगह रेड जोन में आती थी, जिसका मतलब कि वहां पर 1% हवा भी सांस लेने लायक नहीं है। और साथ ही दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि एबी कोई इंजीनियर नहीं बल्कि एक असिस्टेंट थी, जो कि बस लैब में रहकर गड़बड़ के बारे में पढ़ते थे और वहीं से उनके सॉल्यूशन देने की कोशिश करा करते थे। पर क्योंकि ये गड़बड़ सच में काफी ज्यादा बड़ी हो सकती थी, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता था, इसीलिए एबी भी अपने इरादे को नहीं बदलती और ट्राइकॉप्टर को पावर प्लांट के पास लैंड करवा देती है, जहां से काम खत्म होने के बाद उसको कंपनी के हेडक्वार्टर में सिग्नल भेजना था, जो कि उसको लेने के लिए एक दूसरा ट्राइकॉप्टर भेजते, क्योंकि ऐसे एरिया में ट्राइकॉप्टर को ज्यादा देर रखने से उसमें भी खराबी आ सकती थी। एबी भी तब इस पर मानकर पावर प्लांट के मेन डोर के पास पहुंच जाती है, जहां पास में लगे कॉलिंग सिस्टम की मदद से वो पावर प्लांट के गेट को ओपन करने को कह रही थी। लेकिन काफी देर तक खड़े रहने के बाद भी उसे अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता, इसीलिए वो एक लीवर को खींचकर मैन्युअली ही उसके अंदर चली जाती है, जहां अंदर जाते हुए वो सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रही थी, ताकि सिग्नल आते ही वो अपनी सारी रिपोर्ट को हेडक्वार्टर में सबमिट कर सके। पर थोड़ा सा और अंदर जाने पर अचानक से उसके सामने एक आदमी गोल्फ स्टिक लेकर आ जाता है, जो कि एबी को घुसपैठिया समझ रहा था और उस पर हमला करने वाला था। मगर एबी तो वहां के प्लांट को सही करने के लिए आई थी, इसीलिए वो इस बारे में तुरंत ही उस आदमी को बताती है, जिस पर शुरू में तो उस आदमी को एबी की बातों पर भरोसा नहीं होता, पर बाद में जब एबी पास में मौजूद एक स्कैनर से खुद को स्कैन करती है, तो उसके बायोमेट्रिक के जरिए उस आदमी को उसकी आइडेंटिटी कंफर्म हो जाती है और वो अपना नाम रॉबिन्सन बताता है। असल में इस पावर प्लांट में एक डॉक्टर और साथ ही उसके असिस्टेंट को ही छोड़ा जाता था, जो दोनों ही वहां पर रहकर वहां के सिस्टम का ध्यान रखते थे। तब एबी रॉबिन्सन को देखकर समझ गई थी कि वो एक असिस्टेंट है, इसीलिए वो रॉबिन्सन से डॉक्टर जीक के बारे में पूछती है, जिस पर रॉबिन्सन बताता है कि बाहर के एरिया के रेगिस्तान पर रिसर्च करने के लिए डॉक्टर जीक काफी दिनों से बाहर गए हुए थे और उसको भी कोई भी आइडिया नहीं था कि वो कितने दिनों में वापस आएंगे। इसीलिए तब एबी भी तुरंत ही वहां पर मौजूद सारी मशीन को खुद ही देखना चालू कर देती है और तब उसको पास की एक मशीन में एरर दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही वो उस एरर के बारे में रॉबिन्सन से पूछती है, तो रॉबिन्सन तुरंत ही एरर को सही करने के लिए सीधा सिस्टम को ही रीसेट कर देता है, जो देखकर तो एबी का दिमाग चकरा गया था। वो इस काम को जितना ज्यादा सीरियसली करने के लिए आई थी, रॉबिन्सन उसके उतने ज्यादा ही मजे ले रहा था और अभी के लिए वो टांग फैलाकर सोने के लिए जाने लगता है, जो देखकर एबी उसको अपने साथ आने को कहती है, क्योंकि उसको पावर प्लांट का कोई भी रास्ता नहीं पता था और रॉबिन्सन ही उसको गाइड कर सकता था। तब रॉबिन्सन उसको किसी मेहमान की तरह ट्रीट करते हुए पूरे पावर प्लांट में घुमाने लगता है और उसे हॉल, किचन, बाथरूम सब दिखाता है। साथ ही उसने एबी को एक सन रूम भी दिखाया था, जहां पर वो लोग आराम से बैठकर सन बात ले सकते थे। लेकिन रेड जोन में होने की वजह से एबी के हिसाब से वहां की सनलाइट थोड़ा हार्मफुल हो सकती थी, पर रॉबिन्सन अभी भी उसकी बातों को मजे में लेते हुए सीधा बोलता है कि अगर वो बीमार पड़ भी गया तो उसके पास तो उसका खुद का डॉक्टर यानी कि डॉक्टर जीक मौजूद है। तब एबी भी उसको पूरा पीके की तरह लेकर खुद ही अपने काम को करना चालू कर देती है, लेकिन तब रॉबिन्सन भी उसके पास अपने गिटार को लाकर बजाने लगता है। इस पर एबी उससे ज्यादा बात ना कर कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में पूछते हुए उसको सही करने में लग गई थी, जो देखकर रॉबिन्सन भी उससे लगातार फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगता है, जिससे परेशान होकर फाइनली एबी ने उसको साफ शब्दों में समझा दिया था कि वो वहां पर काम करने के लिए आई है, ना कि बॉयफ्रेंड बनाने के लिए। अब क्योंकि काफी ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी वहां के कम्युनिकेशन सिस्टम काम नहीं कर रहे थे, इसीलिए वो कम्युनिकेशन सिस्टम के कोर को ही निकाल लेती है और रॉबिन्सन से उसको सही करने के बारे में पूछने लगती है।
लेकिन रॉबिन्सन तो बेचारा इतना लुल था कि उसने आज तक इस तरह के किसी पार्ट को देखा ही नहीं था और वो चीजों के खराब होने पर सिर्फ उनको रीसेट करके अपना काम चलाया करता था। ये जानने के बाद तो अभी समझ गई थी कि नौकरी पाने के लिए रॉबिन्सन ने पक्का सरकार को पैसे खिलाए होंगे। खैर अभी के लिए उसको पता चलता है कि पूरे प्लांट के कम्युनिकेशन सिस्टम में भी पावर नहीं आ रही थी, इसीलिए रॉबिन्सन तब उसको बैकअप बैटरी का यूज करने को बोलता है। लेकिन अभी के हिसाब से सबसे पहले वो मेन फेलियर को देखना चाहती थी, जिसके बाद ही वो किसी नतीजे पर पहुंचती। इसीलिए तब वो दोनों सीधा वहां पर से मशीन रूम की तरफ जाने लगते हैं, जहां पर जाते हुए रॉबिन्सन एबी से जानने की कोशिश करता है। तब एबी ने भी उसको बता दिया था कि असल में वो हेडक्वार्टर में ही वर्क करा करती थी, जहां पर उसका काम टेक असिस्टेंट का था। लेकिन उसके सारे टेक्निकल वर्ड रॉबिन्सन के ऊपर से जा रहे थे और अब मशीन रूम की तरफ जाते हुए एबी को पता चलता है कि असल में जीक अपनी लैब में रहकर ही ज्यादातर काम करता था और रॉबिन्सन को तो सिस्टम को चेक करने तक की नीड नहीं पड़ती थी। वो बस जीक के रूम के बाहर मौजूद कचरे को ही साफ करा करता था और इसीलिए ही उसको इस जगह के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी। खैर अब ये सारी बातें जानने के बाद अभी रॉबिन्सन के साथ मशीन रूम में पहुंच जाती है, जहां पर ही रिएक्टर का मेन कोर मौजूद था, जो कि रेडियो एक्टिव एनर्जी का इस्तेमाल करके जमीन के नीचे दो बहुत ही बड़े बड़े पंखों को चलाया करता था और वो पंखे ही आने वाले 2 लाख सालों तक पूरे हेमिस्फीयर में बिना रुके एनर्जी पहुंचाने वाले थे। और अगर किसी वजह से वो दोनों पंखे काम करना बंद कर देते तो बस चंद मिनटों में ये पावर प्लांट वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का गैस चैम्बर बन जाता और पूरे साउथर्न हेमिस्फीयर के तो कैपिटल वाले एल लग जाते। पर किस्मत से दोनों फैन अभी के लिए सही से काम कर रहे थे, जिसमें से एक को तो आंखों से देखा जा सकता था, पर दूसरा वाला जमीन के इतना ज्यादा नीचे था कि उस तक तो सिर्फ रोबोट्स ही जा सकते थे। लेकिन ये बात सुनने के बाद तो रॉबिन्सन थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से जीक अक्सर नीचे वाले फैन के पास आता जाता रहता था और उसको तो आज तक कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी। पर अभी के हिसाब से जीक का वहां पर जाना पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि जीक के पास तो वहां पर जाने का एक्सेस ही नहीं था। अब क्योंकि ऊपर वाले पंखे के सारे इक्विपमेंट पूरी तरह से काम कर रहे थे, इसीलिए अभी को लगने लगता है कि पक्का नीचे वाले पंखे के ही किसी इक्विपमेंट में खराबी आ गई होगी, जो जानकर रॉबिन्सन वहां पर जाकर चेक करने का डिसाइड करता है। पर अभी इसके लिए उसको साफ मना कर देती है, क्योंकि उसके हिसाब से अभी भी इंसान का नीचे जाकर वापस आ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तभी रॉबिन्सन चलते हुए अचानक से गिर जाता है, जो देखकर एबी जब उसको संभालने के लिए जाती है तो रॉबिन्सन एकदम नॉर्मल रिएक्ट करते हुए सीधा अपने रूम में चला जाता है। उसकी हालत को देखकर एबी कहीं ना कहीं समझ गई थी कि रॉबिन्सन को कोई ना कोई सीरियस बीमारी है, इसीलिए सबसे पहले तो वो अपने रूम में जाकर अपने सारे एक्सपीरियंस के बारे में कैमरा में बताती है और साथ ही वो रिपोर्ट्स के हेडक्वार्टर में जाने पर यह भी जानना चाहती थी कि इतनी कम स्किल और बीमार होने के बाद भी रॉबिन्सन को किसने हायर करा था। खैर अब सारी चीजों को रिकॉर्ड करने के बाद जब वो नहाने के लिए गई थी, तभी अचानक से उसको अपने बचपन के कुछ डरावने विजन्स आने लगते हैं, जिससे डर कर जब वो आंखें खोलते हुए सामने की तरफ देखती है तो उसके सामने रॉबिन्सन खड़ा होकर उसे अजीब तरह से घूर रहा था, जो कि गलती से अभी के डोर लॉक ना करने की वजह से अंदर आ गया था। अभी के लिए वो तुरंत ही अभी से माफी मांगकर अपने रूम में चला जाता है और इसके अगले दिन जब वो वापस से किचन में मिलते हैं तो वहां पर आकर वो एक बार वापस से अभी से बात करते हुए उससे माफी मांगता है और साथ ही उसने एबी को अपनी असली बीमारी के बारे में भी बता दिया था कि असल में काफी ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसको किडनी का कैंसर हो गया था। तब उसकी बहन मार्गोट ने उसकी काफी ज्यादा मदद करके उसे 90% तक रिकवर कर दिया था, पर अभी भी 10% कैंसर होने की वजह से उसे बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी। खैर अब आगे काम करते हुए वो एबी से भी उसकी फैमिली के बारे में पूछता है, पर असल में बस एबी के फादर ही जिंदा बचे हुए थे, जिनसे भी वो किसी वजह से बात नहीं करा करती थी और बचपन से ही उसको ऑक्सेलिसन कंपनी की एक फैसिलिटी में पाला गया था। इसी बात से मजे लेते हुए रॉबिन्सन उसको थोड़ा सा चिढ़ाने लगता है और एबी भी तब हंसते हुए अपने काम में लग जाती है। अब इसके थोड़ी देर बाद अचानक से ही नीचे के एरिया से रेडिएशन की रीडिंग आना बंद हो गई थी, जो देखकर एबी को लगने लग गया था कि नीचे वाले फैन के किसी हिस्से में कोई ना कोई खराबी आ गई होगी और उसी वजह से ये सारी की सारी दिक्कतें आ रही थी। पर इसकी वजह से सबसे बड़ी दिक्कत ये होने वाली थी कि धीरे धीरे रेड जोन का एरिया बढ़ जाता और आसपास के सारे गांव बहुत ज्यादा खतरे में आ जाते। साथ ही अभी के लिए एबी को डॉक्टर जीक की भी टेंशन हो रही थी, क्योंकि एक बारी में इंसान 2 दिन का ऑक्सीजन कैरी करके ही बाहर जा सकता था और डॉक्टर जीक को गए हुए 2 दिन पूरे होने वाले थे और अभी तक भी उनके वापस आने की कोई भी खबर मौजूद नहीं थी। इस सब के बारे में भी वो रिपोर्ट बनाते हुए सब कुछ रिकॉर्ड करने लगती है, पर तभी अचानक से उसको लगता है जैसे कि बाहर के कैमरा के पास कोई खड़ा हुआ हो, इसीलिए वो अपने काम को खत्म करने के बाद तुरंत ही बाहर की चीजों को देखने लग गई थी। पर तभी अचानक से पीछे से रॉबिन्सन आ जाता है, जो कि किसी तरह से उसको शांत करवाता है। पर अभी के लिए अभी को लग रहा था जैसे कि बाहर डॉक्टर जीक मौजूद हो, लेकिन रॉबिन्सन के हिसाब से डॉक्टर जीक किसी भी हालत में वहां पर नहीं आ सकते थे, क्योंकि वो काफी दिनों के लिए बाहर जाया करते थे ताकि वहां पर वो कुछ रिसर्च कर सके। अब ये बात सुनने के बाद एबी को इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। साथ ही उसको समझ आ गया था कि रॉबिन्सन उससे कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश तो जरूर कर रहा है।
इसीलिए तब रॉबिन्सन भी उसको सच्चाई बताता है कि असल में डॉक्टर जी काफी समय पहले बाहर चले गए थे और उन्होंने भी किसी वजह से कम्युनिकेशन सिस्टम को भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। असल में किसी वजह से वो इस पूरे के पूरे पावर प्लांट को बर्बाद करना चाहते थे और ताकि रॉबिन्सन इस बारे में किसी को भी ना बता दे, इसीलिए डॉक्टर जी बाहर मौजूद बोगी को लेकर भी चले गए थे और रॉबिन्सन तब से वहाँ पर अकेला ही रह रहा था। अब ये बात जानने के बाद एबी सच में काफी ज्यादा शॉक होती है, पर उसको समझ में नहीं आता कि आखिरकार रॉबिन्सन ने उससे इतने टाइम से ये सारी चीजें क्यों छुपाई थी। इस पर रॉबिन्सन बताता है कि असल में उसको काफी ज्यादा डर था कि कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करेगा कि पावर प्लांट के साथ जीक ने कोई छेड़छाड़ करी है और डॉक्टर जीक के पद की वजह से वो सारी गलती रॉबिन्सन के ऊपर ही डाल देगा। खैर अब ये सारी बातें जानने के बाद एबी को रॉबिन्सन के ऊपर भरोसा करना पड़ता है, पर अभी के लिए उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसको क्या करना चाहिए। इसीलिए अभी के लिए वो रॉबिन्सन को थोड़ा सा आराम करने को बोलती है और खुद वापस से चीजों को सही करने की कोशिश करने लगती है, जिस दौरान उसको फिर से लगने लग गया था जैसे कि बाहर कोई मौजूद हो। इसीलिए इस बार वो खुद ही अपने सूट को पहनकर बाहर निकल गई थी, जहां थोड़ा सा आगे चलते ही उसको एक आदमी सूट पहने हुए बेहोश हालत में मिलता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि खुद डॉक्टर जीक था। उसकी हालत को देखकर तुरंत ही अभी उसको वापस से पावर प्लांट में लेकर जाने की कोशिश करने लगती है, पर जीक को देखकर रॉबिन्सन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो गेट को नहीं खोल रहा होता। पर तब एबी जैसे तैसे उसको समझाती है कि उन्हें पावर प्लांट को सही करने के लिए जीक की जरूरत है और अगर वो जीक की मदद नहीं लेंगे तो पूरा साउथर्न हेमिस्फीयर बर्बाद हो जाएगा। ये बात सुनने के बाद रॉबिन्सन भी तब जीक के साथ एबी को अंदर आने देता है और दोनों जीक को होश में लाने की कोशिश करने लगते हैं। साथ ही तब रॉबिन्सन ने जीक के हाथों को भी हथकड़ी से बांध दिया था ताकि वो वापस से भाग ना पाए, पर अभी भी जीक होश में नहीं आया होता और एबी उसका इलाज करने में लगी रहती है। इसीलिए तब रॉबिन्सन भी वहां पर से कंट्रोल रूम की तरफ चला जाता है और इसके थोड़ी देर बाद एबी भी सोने के लिए चली गई थी, जिस दौरान उसको उसकी दादी के सपने आ रहे थे, जिसमें बचपन की हालत में वो अपनी दादी को मरता हुआ देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। आगे उसकी आंख खुलने पर उसके सामने रॉबिन्सन बैठा हुआ था, जो कि उससे बातें करते हुए उसको संभालता है और तब जाकर एबी की बातों से उसको पता चलता है कि असल में एबी के डैड ने ही एबी के बचपन में एबी की दादी को जान से मार दिया था और यही रीजन था कि एबी उसके बाद से उनसे बिल्कुल भी बात नहीं करती थी और वो खुद ही एक प्रोग्राम को क्रैक करके ऑक्जेलिसन की फैसिलिटी में चली गई थी। खैर वो इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से पावर प्लांट के अलार्म बजने लगते हैं, जो देखकर अभी जल्दी से कंट्रोल रूम में जाकर वहां की चीजों को सही करने की कोशिश में लग जाती है, मगर इस बार भी उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगता। हालांकि उसने इस बार पावर कट को तो सही कर दिया था, मगर उन दोनों में से एक पंखे ने काम करना बंद कर दिया होता है, जिससे एबी का तो पूरी तरह से दिमाग खराब हो गया था और साथ ही उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से अब उस पंखे को चालू करे। इसी बारे में सोचते हुए वो नीचे वाले फ्लोर पर मौजूद कंट्रोल रूम में जाती है, जहां पर जाने के बाद तो पूरी तरह से उसके होश उड़ गए थे, क्योंकि कंट्रोल रूम के फ्लोर पर काफी सारा खून पड़ा हुआ था और साथ ही वहां पर एक इंसान का टूटा हुआ दांत भी पड़ा था, जो देखकर तो एबी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो इस बारे में जाकर रॉबिन्सन से भी बात करने की कोशिश करती है, पर रॉबिन्सन को भी उस रूम के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, क्योंकि उसके पास तो शुरू से ही वहां पर जाने का एक्सेस ही नहीं था। ये सुनकर सबसे पहले तो एबी उस पर शक करने के लिए उससे माफी मांगती है और जल्दी से कम्युनिकेशन सिस्टम को सही करने की कोशिश में लग जाती है, क्योंकि पावर प्लांट को सही करने और साथ ही वहां से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता यही बचा था कि एबी का कम्युनिकेशन किसी तरह से हेडक्वार्टर से हो जाए। लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्कुल भी सही नहीं होता, पर उसके बावजूद भी थोड़ी सी उम्मीद के चलते एबी सारी चीजों को रिकॉर्ड करती है और उसके बाद सर्वर ना होने के बावजूद भी हेडक्वार्टर में वीडियो को भेजती हुई रिपेयर टीम की मांग करती है। इसके बाद वो वापस से रॉबिन्सन से बातें करने लग गई थी और अभी के टाइम पर सिचुएशन ये थी कि एक फैन ही काम कर रहा था। ऐसे में भी उनके पास उस फैन को सही करने के लिए सिर्फ कुछ ही दिनों का टाइम मौजूद था, जिसमें उनके असफल होते ही पूरा साउथर्न हेमिस्फीयर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता। ये सुनने के बाद तो रॉबिन्सन बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और अभी के लिए वो अपना मन हल्का करने के लिए गिटार को लेकर जीक के पास चला जाता है और उसके पास ही बैठकर गिटार को बजाने लगता है। फिर इसके थोड़ी देर बाद जब एबी उसके पास आई थी तो रॉबिन्सन इन सारी की सारी चीजों का ब्लेम जीक के ऊपर डालने लग गया था। इसीलिए अभी जैसे तैसे एबी उसको संभालते हुए शांत करवाती है और उसको थोड़ी देर आराम करने के लिए बोलकर खुद जीक के पास बैठ जाती है, जहाँ बैठे बैठे ही वापस से उसकी आंख लग गई थी और तभी उसको वापस से बचपन के वही बुरे विजन्स आते हैं, जिनसे डरकर जब उसकी आंख खुलती है तो उसके तुरंत बाद ही घबराकर जीक भी उड़ गया था। उसको देखकर पहले तो शुरुआत में एबी उससे सही से बात नहीं कर रही थी, पर उसके बावजूद भी वो उसको अपने बारे में सारी सच्चाई बताती है और कहीं ना कहीं उसको अच्छा भी लग रहा था कि वो ऑक्जेलिसन के इतने बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट के सामने खड़ी थी। पर क्योंकि जीक के हाथ बंधे हुए थे, इसीलिए ना तो उसको एबी की बातों पर भरोसा हो रहा था और ना ही उसको एबी की बातें सुनने में इंटरेस्ट था।
इसीलिए वो चिल्ला चिल्ला कर रॉबिन्सन को वहां पर बुलाने लगता है। पर जैसे ही वहां पर रॉबिन्सन आता है वैसे ही जीक की तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है। जीक तो तब चुपचाप वहां पर लेट गया था, जो देखकर तुरंत ही एबी रॉबिन्सन से बाहर मौजूद कुछ दवाइयां लाने को कहती है। पर रॉबिन्सन के वहां से जाते ही जीक एकदम चौंक कर खड़ा होता है और साथ ही एबी को बताता है कि वो बंदा जो अभी अभी आया था और खुद को रॉबिन्सन बता रहा था वो असल में रॉबिन्सन है ही नहीं। ये बात सुनने के बाद तो एबी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि असल में ये बंदा कौन है और यहाँ पर कैसे आया। इवन सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि अगर ये बंदा रॉबिन्सन नहीं था तो असली रॉबिन्सन कहाँ पर गया। जीक को भी इन सब चीजों के बारे में ज्यादा कोई अंदाजा तो नहीं होता, लेकिन उसके हिसाब से रॉबिन्सन को उसने आखिरी बार नीचे वाले कंट्रोल रूम में कोई गड़बड़ को चेक करने के लिए भेजा था और उसके बाद से ही वो वापस भी नहीं आया था। पर क्योंकि जीक को उस समय पर रिसर्च पर जाने के लिए लेट हो रहा था, इसीलिए उसने भी रॉबिन्सन के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अब उसके वापस आने पर यहाँ पर असली रॉबिन्सन मौजूद ही नहीं था। एबी का तो ये सारी चीजें जानकर एकदम दिमाग सा हिल जाता है और वो जानती थी कि हेडक्वार्टर में इन सब चीजों के बारे में बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए जीक तब उसको बाहर जाने का आइडिया देता है जहाँ पर उसकी एक बोगी मौजूद थी और वहाँ पर से वो बहुत आराम से हेडक्वार्टर से कांटेक्ट कर सकती थी। ये बात जानने के बाद एबी तुरंत ही जीक को एक 2-वे रिसीवर देकर वहाँ से बाहर जाने लगती है। पर बाहर जाने से पहले जीक उसको समझाता है कि उन्हें किसी भी हालत में उस बंदे के सामने एकदम नॉर्मल बिहेव करना होगा, क्योंकि किसी न किसी बात की वजह से तो उस बंदे को अभी भी उन दोनों की जरूरत थी और यही रीजन था कि अब तक उसने उन दोनों को जान से नहीं मारा था। तब एबी भी इस पर मान गई थी और तब वो वहां से भागते हुए सबसे पहले तो सीसीटीवी रूम में जाती है, जहां पर वो पुरानी वाली फुटेजेस को देखने लग गई थी, जिसमें उसे साफ पता चल जाता है कि वो बंदा सच में बस रॉबिन्सन की तरह एक्ट करने की कोशिश कर रहा था और यही रीजन भी था कि उसको पावर प्लांट के पार्ट्स और साथ ही मशीन के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। खैर अब इसके तुरंत बाद एबी अपने सूट को पहनकर बाहर जाती है और बाहर मौजूद बोगी के कैमरा से सारी चीजों को रिकॉर्ड करने के बाद तुरंत ही हेडक्वार्टर में भेजकर उनसे जल्दी से जल्दी मदद मांगती है। उसका मैसेज इस बार चला गया था और 40 मिनट के अंदर अंदर उनके पास एक ट्राइकॉप्टर आने वाला था। ये बात जानने के बाद वो अंदर की तरफ जाने लगती है और वहीं दूसरी तरफ वो बंदा जो कि अपने आप को रॉबिन्सन बता रहा था, वो जीक के पास अजीब तरह से खड़ा होकर उसकी दाढ़ी बना रहा था। उसकी हरकतों को देखकर साफ लग रहा था कि उसने जीक के आइडेंटिटी कार्ड को ले लिया था और वो किसी भी वक्त उसको जान से मार सकता था। लेकिन सही समय पर वहां पर एबी के पहुंच जाने की वजह से वो एकदम नॉर्मल बिहेव करने लगता है और तब एबी भी उसको वापस से रॉबिन्सन की तरह ट्रीट करते हुए थोड़ी देर आराम करने के लिए भेज देती है। फिर उसके वहां से जाने के बाद वो जीक को बताने लग गई थी कि उनके पास 40 मिनट में हेल्प पहुंच जाएगी और जल्दी ही कंपनी वाले आकर उन्हें बचा लेंगे। पर ये सारी बातें उस आदमी ने भी जाते वक्त सुन ली होती हैं, इसीलिए वो तुरंत ही वहां पर एक गोल्फ स्टिक को लेकर पहुंच जाता है और अब वो उन दोनों को ही जान से मारने वाला था। असल में उसने एबी को शुरू से ही सारी की सारी चीजें ऐसे बताई थी जैसे कि प्लांट में खराबी जीक की वजह से आई हो, जिस पर एबी को भी कहीं ना कहीं भरोसा हो गया था। पर असल में उसने खुद ही सबसे नीचे वाले फैन को किसी तरह से खराब करा था और साथ ही उसने जानबूझकर पावर प्लांट में कट भी लगाया था ताकि डॉक्टर जीक भी वहां पर आकर हेडक्वार्टर में कोई भी रिपोर्ट ना कर पाए। इवन उसने जानबूझकर ही क्रिसमस के टाइम को भी चुना होता है, क्योंकि उसे पता था कि ऑक्सेलिसन कंपनी में क्रिसमस के टाइम पर कोई भी इंजीनियर काम नहीं करता। ये सब बताने के बाद वो एबी और साथ ही जीक को जान से मारने ही वाला था, पर जीक वहां पर अपनी जान बचाने के लिए तुरंत ही अपने लेजर टूल की मदद से उस आदमी के ऊपर अटैक करता है और एबी को अकेला छोड़कर वहां से भागने लग जाता है। खैर अभी के लिए क्योंकि एबी किसी भी इंसान को जान से मरते हुए नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए वो सबसे पहले तो उस आदमी की मदद करती है और बाद में अपनी जान बचाने के लिए नीचे वाले कंट्रोल रूम में चली जाती है, जहाँ पर जाने के बाद उसे एक लॉकर के अंदर असली रॉबिन्सन की लाश भी मिल गई थी, जिसको देखने के बाद वो काफी ज्यादा डर गई थी। इसीलिए वो वापस से ऊपर की तरफ जाने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब तक वो आदमी जीक तक पहुंच गया था, जहां पर जाने के बाद वो जीक को बहुत बुरी तरह से गोल्फ क्लब से पीटने लगता है। पर एबी तभी पीछे से आकर उसके ऊपर अटैक करती हुई जैसे तैसे उसको दूर करती है और तभी अचानक से अपने आप ही उस आदमी का एक दांत भी टूट जाता है, जिसको देखने के बाद अब जाकर एबी को समझ में आ गया था कि असल में उस आदमी को सच में कैंसर है, जो कि असल में ड्रिंकिंग की वजह से नहीं बल्कि रेडिएशन जोन में बहुत ज्यादा रहने की वजह से हुआ था। वो रेड जोन के आसपास के किसी गांव का बंदा था, जिसकी वजह से ही उसकी बॉडी के अंदर रेडिएशन की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई थी और जल्दी ही वो मरने भी वाला था। पर अभी के लिए वो आदमी तुरंत ही एबी के ऊपर अटैक करते हुए वहां से मेन मशीन रूम की तरफ भाग जाता है। पर अभी के लिए एबी उसके ऊपर ज्यादा ध्यान न देते हुए जीक से बात करती है। तब जाकर जीक ने भी असली सारी सच्चाई को रिवील कर दिया था कि असल में काफी समय से पावर प्लांट सही से काम नहीं कर रहा था और कंपनी भी ज्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए उससे जरूरत से ज्यादा एनर्जी बना रही थी।
उसी कारण से उसके बच्चे और साथ ही उसकी पूरी फैमिली मारी गई थी, पर उसकी जान जैसे तैसे बच गई और अभी के लिए वो अपने परिवार की जान का बदला लेने के लिए ही इस पूरे के पूरे पावर प्लांट को बर्बाद कर देना चाहता था। और इसी रीजन से उसने किसी तरह से पावर प्लांट के अंदर आकर असली रॉबिन्सन को जान से भी मारा था, जिस बारे में ज़ीक को पता चलते ही वो वहां से भाग गया था ताकि उस आदमी के पास मेन मशीन रूम का एक्सेस ना रहे और बस वो फैंस को बर्बाद ना कर पाए। पर क्योंकि एबी के आ जाने के बाद से उसने काफी सारे सिस्टम को रीसेट कर दिया था, इसीलिए ही उस आदमी के पास अब मेन मशीन रूम में जाने का एक्सेस था और साथ ही उसने डॉक्टर ज़ीक के आइडेंटिटी कार्ड को भी ले लिया था। अब ये सारी बातें सुनने के बाद तो एबी को ज़ीक और साथ ही कंपनी वालों के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो लोग बस अपने फायदे के लिए मासूम लोगों की जान ले रहे थे। इसीलिए इससे आगे वो ज़ीक की कोई भी बात नहीं सुनती और तुरंत ही उस आदमी के पास जाकर उसको समझाने की कोशिश करने लगती है कि वो लोग पक्का वहां से बाहर निकलकर सारी सच्चाई को लोगों के सामने लेकर आएंगे, जिसके बदले में अभी बस यही चाहती थी कि वो आदमी उस पावर प्लांट को बर्बाद ना करे, वरना इससे साउदर्न हेमिस्फीयर में बाकी सारे निर्दोष लोगों की जान भी चली जाएगी। लेकिन वो आदमी बस किसी भी हालत में अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता था और क्योंकि वो खुद भी जल्दी ही मरने वाला था, इसीलिए वो एबी की बात को बिल्कुल भी नहीं मानता और एक जलते हुए प्लेयर को सीधा नीचे वाले पंखे के पास फेंक देता है, जिससे नीचे एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ था और अभी के लिए वो पूरा का पूरा पावर प्लांट कोलैप्स करना चालू कर चुका था। ये देखकर अभी तुरंत ही अपनी जान बचाने के लिए बाहर जाने लगती है, पर बाहर जाकर उसको पता चलता है कि उसने अपनी हेल्प करने के लिए वहां पर जिस हेलीकॉप्टर को बुलाया था, ज़ीक उसमें बैठकर एबी को बिना लिए ही वहां से निकल चुका था। अब इस बात से अभी पूरी तरह से टूट जाती है और साथ ही अब उसको ये बात भी समझ आ गई थी कि वो दुनिया को जितना अच्छा मानती है, दुनिया सच में उतनी ही ज्यादा बेकार है। इसीलिए अभी के लिए वो अपने सूट के हेलमेट को उतार देती है, जिससे रेडिएशन में आने की वजह से उसको भी सांस आना बंद हो गई थी और अब बस थोड़ी देर में वो भी मरने वाली थी। पर क्या वो मर गई होगी और क्या उस आदमी ने अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए सही रास्ता चुना? और अगर आप लोग उस आदमी की जगह पर होते तो क्या करते? क्योंकि कहानी के अंदर इन सभी सवालों में से किसी भी बात का जवाब नहीं दिया गया है और कहानी यहीं पर खत्म हो गई है। अब वैसे आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है, कमेंट सेक्शन में इस बारे में भी जरूर बताना। बाकी मुझे तो उम्मीद यही है कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती होगी, और अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और साथ ही वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेकर आता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।